हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में हमारा जो आज का चैप्टर है वो है इकोसिस्टम। तो इस चैप्टर को हम क्विक यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर तो इकोसिस्टम को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्फ आपस में और साथ ही सराउंडिंग फिजिकल या एबायोटिक एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम का साइज बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे एक छोटा सा तालाब हो गया और बड़ा फॉरेस्ट हो गया या फिर एक समुद्र हो गया। अब हमारा जो पूरा बायोस्फीयर है, यानी जो पूरी हमारी अर्थ है या पूरा जो बायोस्फीयर है, इसे ग्लोबल इकोसिस्टम कहा जाता है। और इस ग्लोबल इकोसिस्टम में जितने भी लोकल इकोसिस्टम है, छोटे बड़े, वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर इकोसिस्टम को दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वेटिक। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट की बात की जाए तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, इस्चुरी, तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम की बात करें तो ये मैन मेड इकोसिस्टम को बताते हैं यहाँ पर। ठीक, अब इकोसिस्टम में हम बात करते हैं बेटा, तो इकोसिस्टम में दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। और vertical distribution of different species occupying the different level is called stratification। जैसे अगर हम बात करें तो ट्री जो होते हैं ये टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा या लेयर को ऑक्युपाई करते हैं फॉरेस्ट में। श्रब जो होते हैं सेकंड लेयर बनाते हैं और हर्ब और ग्रासेस जो होते हैं ये बॉटम लेयर पर पाए जाते हैं। तो किसी भी डेंस वेजिटेशन की कंडीशन में जो वर्टिकल लेयर का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में फंक्शनल कंपोनेंट चार होते हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और इनमें से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को छोड़ के बाकी तीन आपके सिलेबस में डिटेल में दिए गए, जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब एक पॉन्ड की अगर हम बात करें, जो कि एक शैलो वाटर बॉडी का एग्जाम्पल है। ठीक है, शैलो वाटर बॉडी का एग्जाम्पल यहाँ पर है पॉन्ड इकोसिस्टम। और इस पॉन्ड इकोसिस्टम में जो फोर कंपोनेंट हैं फंक्शनल, ये चारों यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की यहाँ पर बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे यहाँ पर ऑटोट्रॉफ आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट में फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट आ जाएंगे, जो एजेस पर पाए जाते हैं। कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर में जू प्लैंक्टन आ जाएंगे, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डवेलिंग फॉर्म आ जाएंगे। और डिकम्पोजर की बात करें तो इसमें फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजेलेट आ जाएंगे, जो बॉटम पर पाए जाते हैं, पॉन्ड के बॉटम पर प्रेजेंट होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर हो गए। एबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो एबायोटिक कंपोनेंट में वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, ये एबायोटिक कंपोनेंट के आ जाएंगे, ज़्यादा डिटेल है नहीं। प्रोडक्टिविटी से शुरू करते हैं हम लोग। ये फंक्शनल कंपोनेंट है। तो कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। अब प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और प्राइमरी प्रोडक्शन को एक्सप्रेस करते हैं वेट के फॉर्म में ग्राम पर मीटर स्क्वायर या एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अब जो रेट होता है बायोमास प्रोडक्शन का, उसे प्रोडक्टिविटी का नाम दिया जाता है। और प्रोडक्टिविटी को अगर वेट के फॉर्म में मेजर करेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाएगा, और एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाएगा। बस पर ईयर आपको लगा देना है प्रोडक्शन में, बस ये प्रोडक्टिविटी बन जाएगी। अब जो प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बेटा, इसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी में डिवाइड किया जाता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट ने जितना खाना बनाया है उसे हम जीपीपी कहते हैं। अभी जीपीपी का एक बड़ा हिस्सा यूटिलाइज कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा रेस्पिरेशन में।
तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेज इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। तो जीपीपी माइनस आर इज द एनपीपी। आर यहां पर नीट में 2 बार पूछा गया, आर इज द रेस्पिरेशन लॉस। अब करें कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, दिस इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉफ। हर्बियोर और डिकम्पोजर के लिए जो अवेलेबल बायोमास हो एनपीपी, जीपीपी कभी भी हर्बियोर या कंज्यूमर के लिए अवेलेबल नहीं होगा। एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा प्रोड्यूसर के लेवल पे होती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर के लेवल पे। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग द पर्टिकुलर एरिया। साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, जैसे C4 प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब कह रहे हैं कि द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल मतलब एक साल की जो एनपीपी होती है होल बायोस्फीयर, पूरी धरती में जितने इकोसिस्टम सबको मिला के, ये 170 बिलियन टन्स होती है। ड्राई वेट है ये ऑर्गेनिक मैटर का। और अगर हम ओशन की बात करें तो 70% वो एरिया कवर करता है अर्थ का, लेकिन प्रोडक्टिविटी में उसका कंट्रीब्यूशन केवल 55 बिलियन टन है। 115 बिलियन टन जो बचा वो लैंड के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि लैंड को 30% हिस्सा केवल मिला हुआ धरती का। दूसरा हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट है डीकम्पोजिशन। तो यहां पर सबसे पहले बताया गया अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, और साथ ही साथ ये जो बरोज बनाते हैं उससे लूजनिंग होती है सॉइल की। अब डीकम्पोजर की अगर बात करें तो डीकम्पोजर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट में, और इस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन कहा जाता है। अब डीकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो उसे डेट्राइटस कहते हैं। रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन इज द डेट्राइटस, और डेट्राइटस में इंक्लूड किया जाता है डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर, इन सबको मिला के हम डेट्राइटस का नाम देते हैं। अब स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो डीकम्पोजिशन में 5 स्टेप होते हैं। दीज आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड द मिनरलाइजेशन। तो अब सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो जो डेट्राइटिओर्स होते हैं जैसे अर्थवर्म, ये डेट्राइटस को तोड़ते हैं स्मॉलर पार्टिकल में, इस घटना को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। दूसरा लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में वाटर सॉल्युबल, ध्यान से समझिएगा, water soluble inorganic nutrient go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salt। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, कैटाबोलिज्म में बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इस घटना को कैटाबोलिज्म कहा जाता है। अब करें कि यहां पर यह बात ध्यान देना है कि ये जो 3 स्टेप आपने पढ़े हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म, ये तीनों स्टेप डिकम्पोजिशन के एक साथ एक्ट करते हैं डेट्राइटस के ऊपर। अब बाकी जो 2 स्टेप बचे, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, दीज अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन लीड टू द accumulation of the dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to the microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. Being colloidal in nature, it serves as reservoir of nutrient। अब करें ह्यूमिफिकेशन के बाद, अब जो ह्यूमस है दिस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। अभी जो डीकम्पोजिशन है ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस यानी एरोबिक प्रोसेस है। रेट जो डीकम्पोजिशन का होता है ये डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस पे और क्लाइमेटिक फैक्टर पे। एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात करें तो जो डीकम्पोजिशन का रेट होता है ये स्लोअर होता है अगर डेट्राइटस रिच है लिग्निन और काइटिन में, और अगर डेट्राइटस रिच है नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर में तो क्विक हो जाएगा। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर ये क्लाइमेटिक फैक्टर है। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर ये क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन के रेट को रेगुलेट करते हैं, किसके द्वारा, ये अफेक्ट करते हैं माइक्रोब की एक्टिविटी को। अब यहां पर याद करना कि अगर वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन है तो ये फेवर करेगा डिकम्पोजिशन को,
और अगर लो टेम्परेचर है और एनारोबिक कंडीशन है तो ये इनहिबिट करेगा डिकम्पोजिशन को। तो ये डिकम्पोजिशन की कहानी हो गई। अगला टॉपिक यहां पर है एनर्जी फ्लो। तो यहां पर अगर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी इकोसिस्टम अर्थ पर हैं उनके लिए सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ। अब कह रहे हैं कि जितना भी रेडिएशन आ रहा सन से उसका लेस देन 50% इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पार है वो, पार मतलब वो विबग्योर वाला होगा जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होगी। वी नो दैट अब यहां पर जो पार है इस पार का प्लांट कैप्चर कर पाते हैं ओनली 2 to 10%, और इस अमाउंट से पूरी हमारी धरती चल रही है। तो हम ये जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर के ऊपर, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जैसे हर्बियोर डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और जो कार्नियोर होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। So you find unidirectional flow of energy from the sun to producer and then to the consumer, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। जो हमारा इकोसिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियमों को फॉलो करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है इन ग्रीन द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो मेजर जो प्रोड्यूसर है वो हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट है। इसी तरह अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहां पर जो प्रोड्यूसर हैं फाइटोप्लैंक्टन होंगे, एल्गी होंगे और हायर प्लांट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं डायरेक्टली उन्हें हम हर्बी ओर के नाम से जानते हैं, हर्बी ओर के नाम से जानते हैं। और हर्बी ओर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। प्राइमरी कंज्यूमर आप इन्हें कह सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बी ओर के नाम से जानेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीओर। अब कॉमन अगर हर्बीओर की बात की जाए तो इंसेक्ट, बर्ड और मैमल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और मोलस्क एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो हर्बीओर को खाते हैं उन्हें कार्निओर कहा जाता है या प्राइमरी कार्निओर आप कह लीजिए। जैसे ग्रास प्रोड्यूसर है, यहाँ पर ग्रास को गोट ने खाया तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है या हर्बीओर, और इसको मैन ने खाया तो सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निओर हो जाएगा। तो एक सिंपल सी ग्रेजिंग फूड चेन यहाँ पर आपको दिखाई गई है। दो तरह की फूड चेन यहाँ पर बताई गई, ग्रेजिंग फूड चेन एंड एक डेट्राइटस फूड चेन डीएफसी है। ग्रेजिंग फूड चेन की शुरुआत हमेशा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से होगी, और डेट्राइटस फूड चेन जो होती है डीएफसी ये शुरू होती है हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से या डेट्राइटस से। ठीक है, अब ये जो डेट्राइटस डीएफसी है इसमें डिकम्पोजर होते हैं जो कि मेनली फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं जो सड़ी गली चीजों से अपने नरिशमेंट को ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। एक्वेटिक में ज्यादा एनर्जी का फ्लो जीएफसी से होता है, और अगर बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो ज्यादातर एनर्जी का जो फ्लो होता है वो डीएफसी के द्वारा होता है जीएफसी के कंपैरिजन में। अब डेट्राइटस फूड चेन जो होती है डीएफसी और जीएफसी से कई जगह पर कनेक्टेड होती है, और इन नेचुरल इंटरकनेक्शन से फूड वेब बनते हैं। कॉकरोच और क्रो की बात करें तो ये ओमनीओर्स होते हैं, मतलब ये प्लांट और एनिमल दोनों पे फीड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड organism occupy a specific place in a food chain that is known as their trophic level, trophic level। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, हर्बीओर या प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, कार्नियोर प्राइमरी कार्नियोर या सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, और सेकेंडरी कार्नियोर या ट्रांसरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। ये आपको दिए गए यहाँ पर। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे फाइटोप्लैंक्टन ग्रास और ट्री होंगे, सेकंड पे जो प्लैंक्टन ग्रास ऊपर काऊ होंगे, थर्ड पे बर्ड फिशेज एंड उल्फ, ये आपको दो थोड़े से ध्यान रखने हैं, और फोर्थ पे मैन एंड लैन आ जाएगा यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाने पर जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो डिक्रीज करता जाता है ना। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाने पर केवल 10% एनर्जी हीट ट्रांसफर होती है। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर कर सकते हैं मास ऑफ लिविंग मटेरियल के फॉर्म में, बायोमास के फॉर्म में या नंबर के फॉर्म में।
नंबर इन एन यूनिट एरिया। अब बायोमास को फ्रेश या ड्राई वेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ड्राई वेट में अगर मेजरमेंट हम करेंगे बायोमास का तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट हो जाएगा। अब करें ग्रेजिंग फूड चेन में जो नंबर होता है ट्रॉफिक लेवल का वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। 3 ही 4 लेवल होते हैं, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर 10% लॉ को फॉलो करता है, यानी ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। और ये जो 10% लॉ है इसके आधार पे अभी हम लोग एनर्जी का पिरामिड बनाएंगे। अब आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में आपको क्या ध्यान रखना है, पिरामिड के शेप के बारे में तो हम जानते हैं। तो अगर ये पिरामिड हमने बनाया मतलब ये अपराइट पिरामिड है, और इस अपराइट पिरामिड में लिखा बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरोज टुवर्ड्स द अपेक्स, लेकिन ये अपराइट के बारे में बात हो रही है। अगर हम इन्वर्टेड पिरामिड बनाते हैं तो आप देखिए बेस यहाँ पर, बेस यही रहेगा, बेस यहाँ नैरो हो जाएगा, अपेक्स ब्रॉड हो जाएगा। और बेस की तरफ हमेशा प्रोड्यूसर को दिखाया जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा, और इसके बाद टर्सरी कंज्यूमर आना तो आ जाएगा। बेस की तरफ हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर को ही रखा जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो 3 तरह के पिरामिड आपको याद करने हैं यहाँ पर, नंबर का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर बेसिक बातें क्या ध्यान रखनी है आपको। बेसिक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में एक ही साथ आ जाते हैं। एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में से एक स्पैरो की बात करें, एक चिड़िया है, अगर वो सीड खाती है, अगर वो सीड खाती है तो फिर वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आ जाएगी, लेकिन अगर वो इंसेक्ट को खाती है तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ जाएगी। तो उसे कहां पर प्लेस किया जाए ये क्लियर नहीं है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मोस्ट इकोसिस्टम, मोस्ट all the pyramid of number, energy and biomass are upright. That is, producer are more in number and biomass than the herbivore, and the herbivore are more in number and biomass than the carnivore. Also, energy at a lower trophic level is always more than at a higher trophic level. ये मोस्ट की बात हो रही है, लेकिन देर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। इसके एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक आपको नंबर में याद करना और एक बायोमास में। नंबर का पिरामिड ट्री इकोसिस्टम में, ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड इन्वर्टेड होगा। और अगर हम बायोमास की बात करें तो बायोमास के पिरामिड में, बायोमास के केस में जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, सी हो गया, पॉन्ड ऐसे पूछेगा, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास वो इन्वर्टेड होगा। बस बाकी सारे पिरामिड अपराइट होंगे आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए भी गए हैं, जैसे ये पिरामिड ऑफ नंबर आपको दिया गया है और ये अपराइट है। अपराइट में जो बेस होगा वो ब्रॉड होगा, अपेक्स नैरो हो जाएगा। तो देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पर 58,42,000 हैं, यानी लगभग 6 मिलियन आप इनको कह सकते हैं, 60 लाख हो जाएगा लगभग, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्राइमरी कंज्यूमर 7,08,000 हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर 3,54,000 हो जाएंगे, और टर्सरी कंज्यूमर 3 होगा। तो एमयू में सवाल ये पूछा गया था कि अगर 6 मिलियन प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो टॉप कंज्यूमर कितने होंगे, 3। इस तरीके का सवाल 2010 में आया था, जिस साल मैंने एग्जाम दिया था। अब यहाँ पर ये पिरामिड ऑफ बायोमास है, जहां पर ड्राई वेट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में दिखाई गई। ये डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर प्राइमरी प्रोड्यूसर से शुरू करेंगे, 37, 11 एंड 1.5। ये इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास का है। बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड आपको दिखाया गया एक्वेटिक इकोसिस्टम का, और यहां पर फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन आपको दिखाए गए। तो ये फाइटोप्लैंक्टन, ये जूप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन 4 और ये 21 बायोमास के फॉर्म में दिखाए गए, इन्वर्टेड हो जाएगा ये। अब एनर्जी का पिरामिड हमेशा हमेशा अपराइट होगा, कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है ड्यू टू एनर्जी लॉस। और यहां पर एक बात और लिखी है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल देम इनटू एनपीपी। तो देखो सनलाइट से जब आप प्राइमरी प्रोड्यूसर पे जाओगे तो 1% एनर्जी ट्रांसफर करोगे। देखो यहां पर 1 मिलियन जूल एनर्जी है, और यहां पर आप जाओगे तो 10,000 जूल है। तो 1% यहां पर एनर्जी ट्रांसफर। इसके बाद जब ट्रॉफिक लेवल में जाओगे तो आप 10% एनर्जी ट्रांसफर करोगे। 10% मतलब एक जीरो कम करते चले जाओ, यहां 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई और यहां पर 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई। अब एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड हो नहीं सकता है, क्योंकि केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही, 90% एनर्जी का लॉस हो जा रहा है।
तो ये देखो लिखा है pyramid of biomass in a sea generally inverted because the biomass of fishes far exceed than that of phytoplankton. Pyramid of energy is always upright. Always upright, can never be inverted, because when energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Each bar in the energy pyramid indicate the amount of energy. ये तो सब आप जानते ही हैं। ठीक, अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। चार लिमिटेशन आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पर। जैसे करें, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल। अगर एक ही जात एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में एक ही इकोसिस्टम में एक ही टाइम में, तो उसको कहाँ रखें, नहीं बता सकते। पिरामिड बनाने के लिए सिंपल फूड चेन को एज्यूम किया जाता है, लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दूसरा ये हो गया। तीसरा, इसके अंदर फूड वेब को एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिकम्पोजर या सैप्रोफाइट जो होते हैं, इनको इकोलॉजिकल पिरामिड में जगह नहीं दी गई, जबकि ये वाइटल रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन हो जाएंगी। यहां पर देखो क्या लिखा है, इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। शुरुआत में स्ट्रक्चरल लिखा है, यहाँ पर शुरुआत में फंक्शनल लिखा है, यहाँ दोनों दिया गया है। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया इकोसिस्टम। यहाँ पर सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को डिलीट कर दिया गया, तो इतना ही आपको पढ़ना है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।